हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। आज साइंस की क्लास है। तो साइंस की आज दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हम लोग साइंस में पढ़े थे, साइंस का केमिस्ट्री पढ़े थे पार्ट 1, और ये क्या है, पार्ट 2। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। रिकैप करके थोड़ा सा तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। रिकैप कर बता कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ये चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसको पढ़ाने से पहले मैंने बताया था कि 9th में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। 8th क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कितने प्रकार के हैं। परिवर्तन क्या है, वैसा गुण जो मूल पदार्थ के अवस्था, रंग, गुण बदल दे उसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बताए थे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिर किसको कहेंगे, कि वैसा पदार्थ जो नया पदार्थ नहीं बनाता है, रिएक्शन करने के बाद नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे पुनः प्राप्त किया जा सके, उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल दिए थे, 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, जैसे बर्फ वाला एग्जाम्पल दिए थे, बर्फ का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन फिर बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो ऐसा परिवर्तन जिससे नया पदार्थ बनता है, जिसे पूरा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। इसी की रासायनिक परिवर्तन का एक और नाम होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इररिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताए थे, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, यानी कागज जलने का राख हो जाता है, राख से क्या हम कागज बना सकते हैं, नहीं। दूध से हम दही बना दिए थे, दही से दूध बन सकता है, नहीं। लोहा कैसा था, कील कैसा था, लोहा एकदम बढ़िया था, चमकीला। खुले वातावरण में, हवा में, हल्का पानी में रहने दिए, खुले वातावरण में हवा पानी में रहने दिए, तो लास्ट में क्या होगा, इसमें पूरी तरह से जंग लग गया। जंग लगने के बाद लोहा का धीरे धीरे खराब होने लगता है, टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है। क्या हम इससे फिर ऐसा पदार्थ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये क्या है, परिवर्तन। ये समझा दिए। अब बताएं कि हाँ, ये तो समझ गए कि हम जो 9th में परिवर्तन पढ़ते थे, वही 10th क्लास में हम अभिक्रिया पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन जो था उसको हम रासायनिक अभिक्रिया समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया वही है। 8th क्लास में, 9th क्लास में रासायनिक परिवर्तन पढ़ते थे, अब क्या पढ़ेंगे उसको, रासायनिक अभिक्रिया। अब फिर रासायनिक समीकरण क्या बताए थे। रासायनिक समीकरण वैसा है जब 2 चीज को, एग्जाम्पल दिए थे 5-5 वाला, यानी कि एक चीज ये है, एक चीज ये है, दोनों को जब मिलाते हैं, यानी इसमें 5 उंगली, इसमें 5 उंगली, जैसे मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, 10 उंगली हो जाता है। यानी क्या है, जब रासायनिक क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका एग्जांपल समझाते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये है, समझ लो, दोनों को मिलाते हैं क्या बनता है, जल। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते थे, अभिकारक, और बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रतिफल, इसी का नाम, इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में अभिकारक फिर क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जिसे समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, उसे अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने के बाद बनता है, उसे बोलता है उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट। ये किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान होता है, देखो तीर का निशान होता है, तीर लगाए, तीर का क्या बताता है, जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ये मैंने रिकेप में पढ़ाया था, मतलब अभी बता दिए, शॉर्ट में बताते जा रहा है। यदि डिटेल में पढ़ना है तो उसका वीडियो देखना है ना, बहुत अच्छा समझाया था, उसको एग्जाम्पल दे समझाया था। फिर रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुणधर्म, जिसका गुण जो है पहले वाला पदार्थ के गुण से अलग होता है, पूरी तरह से अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जिसका एग्जाम्पल दिए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलकर के क्या बनता है, जल। ये समझ, दोनों क्या है, आग को जलाने वाला पदार्थ। हाइड्रोजन से आग लगता है, ऑक्सीजन से आग लगता है, मगर जल क्या है, बुझाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो गुण है, अभिक्रिया के बनने के बाद गुण अलग हो गया दोनों। ये आग जलाने वाला ऑक्सीजन क्या है, आग को हेल्प करता है, जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा, कुछ भी नहीं जल पाएगा। बट पानी क्या है, जैसे इसका उल्टा, ये आग जलाने का काम करता है, ये आग को बुझाने का काम करता है, पानी। इसलिए बोले कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 जब पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसका गुणधर्म, जिसका क्वालिटी जो है पहले वाले पदार्थ से अलग होता है। इसका एग्जांपल 3 दिए थे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं HCl बनता है, एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को संगमरमर बोलते हैं।
गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कब हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका पहचानने का तरीका है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस होगा वो द्रव में हो जाएगा, जो द्रव होगा वो गैस बन जाएगा, ठीक है। जो मजबूत होगा वो मुलायम हो जाएगा, जो कम टेम्परेचर होगा ज़्यादा हो जाएगा, वही है अवस्था में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जो लाल है पीला हो जाए, बैगनी है वो सफ़ेद हो जाए या काला हो जाए। लोहा क्या होता है? चमकीला होता है, चमकीला से जंग लगने के बाद क्या भूरा हो जाता है। तापमान में परिवर्तन, जब चूना को हम पानी में डालते हैं, चूना यानी कि पोतने वाला, घर को पेंट करने वाला, जब चूना को पानी में डालते हैं तो उसमें क्या है? गर्म हो जाता है, तो तापमान में परिवर्तन होना। उसी में गैस निकलता है, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यदि इतना चीज होता है तो हम क्या समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है। अब हाँ, आज से हमको पढ़ना था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, ठीक। गुण भी बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का गुण क्या गुण है। तो पहला नंबर है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में, किसकी विशेषता क्या है? एक नंबर में गैस का उत्सर्जन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। इवोल्यूशन भी होता है निकलना या उत्पन्न होना या उत्सर्जन होना, तो गैस का उत्सर्जन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उदाहरण के लिए कि जब दानेदार जिंक यानी कि जिंक को लेते हैं, जिंक की रासायनिक अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो समझ में गए। ये देखो क्या, ये अभी लिखा रहे हैं, जब 2-4 बार पढ़ने जाओगे आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद ये नहीं लिखाएंगे उदाहरण को, हम डायरेक्ट क्या लिखाएंगे कि जिंक, क्या बताया गया यहाँ पे कि जिंक की अभिक्रिया करा रहा है। जिंक को कैसे लिखते हैं? Zn से। जिंक की अभिक्रिया किससे करा रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4, किससे करा रहा है? H2SO4 से कराते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या मान है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2। हाँ देखिए, ये क्या जो लिखा हुआ है, जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती, ये हम नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे इसे। जेड है मतलब जिंक, जिंक की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? अभिक्रिया मतलब प्लस, जैसे ये समझ लो जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों क्या है? मिला रहे हैं, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट, दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या होता है? जिंक SO4, यानी जिंक सल्फेट बनता है। ये जो जिंक है ये अपना जगह यहाँ पे आ जाता है, क्या बन जाता है? ये और ये जिंक सल्फेट ZnSO4, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस जो हाइड्रोजन बच गया था वो क्या है? निकल जाता है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है? ऊपर उड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे गैस का सिंबल होता है, यानी ऊपर चिन्ह हम दे देते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गैस निकल रहा है, यहाँ पे क्या है? गैस निकल रहा है, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। इसका लिखा देते हैं, इसको पढ़ते हैं जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस कलर से लेते हैं, ये ठीक है। जिंक को जब HCl से विक्रिया कराते हैं, जिंक तो हो ही गया, Na2SO4 Na2CO3 प्लस HCl का अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो क्या है, दूसरा एग्जांपल है कि Na2 यानी सोडियम 2 गो, कार्बन 1 गो, ऑक्सीजन 3 गो, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं
तो क्या बनता है अभिक्रिया के बाद? NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी नमक जिसको बोलते हैं, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये चिन्ह क्या बताता है कि गैस निकल रहा है। इसका सबका नाम लिख देते हैं, तुम सबको भी लिखना है ताकि धीरे धीरे याद हो जाएगा अपना सबको। सोडियम क्लोराइड, इसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इधर सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? जल है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी क्यों लिख रहा हूँ? ताकि तुम सबको अच्छा से समझ में आ सके। ये मैं जरूरी नहीं है लिखना, मगर क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 10th का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इससे पूछ लगता है सोडियम कार्बोनेट कौन सा है, तो कैसे पता चलोगे? ये जानते हो Na2SCO3 है, उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसीलिए ये लिखता हूँ ताकि तुमको धीरे धीरे ये सब याद होगा। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? नमक। सॉरी, ये नहीं, इसको क्या बोलते हैं? नमक। इसको जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? ये किसका एग्जाम्पल है? गैस के उस। इस एग्जाम में यदि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताना है, तब आपको 2-3 वो नहीं है, एक को सोचेंगे ई दे देंगे, तो लिखना पड़ेगा गैस का उत्सर्जन, इतना लिखना है बस। गैस का उत्सर्जन ये सबको नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख दिए गैस का उत्सर्जन, एक को एग्जाम्पल दे देना है, ठीक। फिर लिखना पड़ेगा, फिर अवक्षेप का बनना, फिर उसका एक एग्जाम्पल, रंग में परिवर्तन, फिर उसका एक एग्जाम्पल, ऐसे देना है, ठीक है। यदि 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर में बस इतना वो लिख देना है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में लिख देना क्या है? अवस्था में जो पहचान जो है, पहचान इसका विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता 2 नंबर में पूछे तो क्या लिखना है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन, अवक्षेप को बनना। ज्यादा होगा या को इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, हो जाएगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन वही है, बस लिखने का तरीका 2 नंबर पूछे तो अलग तरीका है, 5 नंबर पूछे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे उसका लिखने का अलग तरीका है। ये हो गया। इसमें हम बोलते डाउट नहीं होना चाहिए गैस के उत्सर्जन में। इस सभी में गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप पहले क्लास में हम समझाए थे अवक्षेप क्या है। अवक्षेप मीन्स क्या होता है? इसका एग्जाम्पल बहुत एकदम सिंपल एग्जाम्पल उसे समझाता हूँ मैं, कि समझ लो एक गिलास में पानी है, एक फिर नमक ले लेते हैं, एक चीनी ले लेते हैं, और एक में ले लेते हैं बालू, कंकर, उसको सबको मिला देते हैं और उसको भी घोरते जाते हैं, यानी अभिक्रिया कराते जाते हैं। तो लास्ट में हमको क्या दिखेगा? पानी में नमक घुल गया है, चीनी घुल गया है, क्या कंकर पत्थर घुल गया है, बालू घुला है? नहीं घुला है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस समझने के लिए, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लास्ट में जो ठोस पदार्थ नीचे जम जाता है उसी को बोलते हैं अवक्षेपन। तो अवक्षेपन एक अघुलनशील मतलब घुलने वाला नहीं, अघुलनशील ठोस पदार्थ होता है जो विलयन में अभिक्रिया के दौरान अलग हो जाता है। यानी अभिक्रिया हुआ, लास्ट में उसके अंदर में ठोस पदार्थ बैठ जाता है। ठोस क्या है? पानी में क्या कंकर नीचे बैठ जाता है, तो नीचे बैठ जाता है जो कि घुलता नहीं है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। उदाहरण के लिए, उदाहरण में लिख दिया, जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट BaSO4 का सफेद अवक्षेप बनता है। इसका एग्जांपल ऐसे नहीं, ये तो क्या लिखे, इस समझने के लिए लिख रहे हैं ताकि तुम समझ पाओ कि क्या क्या है। यही चीज को देखो शॉर्ट में हम लिखते हैं, क्या चीज? Na2SO4, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यहाँ लिखा हुआ, सोडियम सल्फेट को अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, क्या बनता है? NaCl प्लस BaSO4, ठीक, इतना बनता है। 2 चीज बना कि जब हम, अब यहाँ लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं कि सोडियम सल्फेट, ये है क्या? सोडियम, यानी सोडियम का 2 का मतलब क्या आता है? सोडियम 2 अणु है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। जब मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम सल्फेट को जब मिलाते हैं Ba, बेरिलियम का सिंबल क्या है? Ba,
क्लोरीन का Cl, जब बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं दोनों के साथ तो क्या बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है, प्लस BaSO4 बनता है। जो BaSO4 बनता है वो क्या है नीचे तली में बैठ जाता है। इसका तो पिक्चर दिखाएंगे। इसको क्या बोलते हैं सोडियम सोडियम क्लोराइड, इसी को क्या है नमक बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे नमक। ये जो दिख रहा है ये क्या है सफेद अवक्षेप। अभी पिक्चर में दिखाएंगे तो समझ में आएगा क्या है सफेद अवक्षेप। हाँ देखो एक एग्जाम्पल दिखाते हैं अवक्षेप विक्षेपण अभिक्रिया का। क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया का, जो अवक्षेपण अभिक्रिया का वो जो समझा रहे थे पिक्चर वहां नहीं लगा के पिक्चर आगे लग गया है, इसलिए मैं यहीं से दिखा रहा हूँ कि अवक्षेपण अभिक्रिया में देखो क्या है कि AgNO3 यानी कि दूसरा एक पदार्थ यहाँ AgNO3 है, दूसरा क्या है NaCl है। दोनों को जब मिलाते हैं तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनता है NaNO3 प्लस AgCl बनता है, जो कि देखो गाढ़ा टाइप का पदार्थ है जो कि ग्लास में जम जाता है। वो घुला दो, दोनों चीज पानी पानी जैसा है। इसको अभिक्रिया कराए तो दही जैसा एकदम थका थका चीज जमने लगता है नीचे इसमें। तो यही जो जमने लगता है इसी को क्या बोलते हैं अवक्षेप। इसको क्या बोलते हैं अवक्षेप। अब देखो अब ले जाते हैं अपना टॉपिक पे कि हम कहाँ पढ़ा रहे थे। अच्छा वो पिक्चर वहां नहीं लगा पाए। हाँ देखो यही था यही जो BaSO4 था जिसे ये बनाते हैं बीकर, इसमें क्या है ये है, दूसरा बीकर में ये है। ठीक है, जब दोनों अभिक्रिया करके नया बीकर जब बनता है तो इसमें क्या है, इसमें तो लिक्विड घोर बन गया, पूरा मट्ठा ऐसा बन गया। इसमें क्या है दोनों को जब मिलाए, इसको मिलाए, इसमें क्या बनेगा नमक NaCl। इसमें ये सब क्या है नमक घुला हुआ नमक बन गया जो कि पानी के अंदर घुल गया है। नीचे कुछ ऐसा पदार्थ बन जाएगा उजला टाइप का ठोस टाइप, जैसे दही नहीं है ऐसा बन जाएगा। इसको समझाते हैं इससे, ऐसे यानी दही टाइप का कोई पदार्थ बन जाएगा। तो ये उजला ठोस जो होता है ये क्या होगा, जो दही टाइप का बन गया है उजला, ये उजला पीला ऐसे लिख दिया खाली, मगर उजला वाइट WHIT वाइट कलर का जो बन जाता है ये जो अवक्षेप। यानी क्या है दोनों का भी एक टब में ये रखें दूसरा में ये रखें, दोनों अभिक्रिया कराए तो बना NaCl प्लस BaSO4 यानी सोडियम क्लोराइड। नमक बना, नमक तो पानी के अंदर घुला हुआ है। और ये जो बना है BaSO4 ये जो है एक सफेद अवक्षेप उजला टाइप का दही जैसा पदार्थ नीचे जम जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं अवक्षेप। ये हो गया। इसका एक और एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3 जो पिक्चर दिखाए थे पिछले, अभी पिक्चर दिखा उस पिक्चर में यही था AgCl प्लस NaNO3। ये क्या था सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है यही दही जैसा अवक्षेप बनता है। ये क्या है दही जैसा अवक्षेप। ये है, इसका नाम क्या है सिल्वर नाइट्रेट। यह है सिल्वर नाइट्रेट यानी सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है NaCl सिल्वर क्लोराइड यानी दही जैसा अवक्षेप प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये दो एग्जांपल किसका हो गया अवक्षेप का। रंग परिवर्तन का अब तीसरा क्या है विशेषता रंग परिवर्तन, कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं रंग में परिवर्तन क्या होता है। जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी जो नीला रंग दिख रहा है ये क्या है कॉपर सल्फेट लोहे की कील को डाला जाता है। देखिए कॉपर सल्फेट CuSO4 यानी नीला रंग जो है कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या है लोहा डालते हैं, लोहा डाल रहे हैं, लोहा कील को विलयन में डालते हैं। तो कुछ समय बाद या विलयन का रंग जो है देखो तो रंग कैसा था
ब्लू था पूरा, धीरे धीरे फीका होने लगा। और लोहा का कील जो डाले इसमें भी जंग लगने लगा है। लास्ट आते आते विलयन का रंग क्या हो गया, नीला से हरा हो गया, और लोहा जो कील था ये भूरा रंग का हो गया। दिख रहा है पिक्चर में। ये मेरे स्कूल में ये सब जाएंगे ना, स्कूल जाएंगे तो स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो लैब वाला जितना सामान होगा वहाँ जब पढ़ाएंगे तब सबको वीडियो दिखाएंगे, वहाँ पे क्लासरूम में जब पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे उतना व्यवस्था भी नहीं है कि मैं भी टोटल सेटअप करूँ ये सभी। जब स्कूल जाऊँगा वहाँ जब इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा कि ये सब जो लिक्विड होता है उसमें ट्यूब रहेगा, ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट डालेंगे, उसमें डाल दिए, फिर उसमें कील हम डालेंगे, हाथ से ही ग्लव्स पहन के उसमें डालेंगे ताकि हाथ पे पड़े नहीं, इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे देखोगे सामने तुम्हारा सामने में रहेगा, धीरे धीरे क्या है, रंग फीका होने लगा, फीका होते होते रंग जाके हरा में बदल जाएगा। तब तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ ये साइंस आंखों देखा है। ठीक, ये है, इसको समझाते हैं समीकरण के द्वारा। क्या करें, Fe, लोहा को क्या बोलते हैं, Fe। लाल कलर दिखता है, ब्लू कलर से दिखता है। Fe, लोहा को किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बना, FeSO4 प्लस कॉपर। ये जो कॉपर सल्फेट पहले था ये क्या था, किस रंग का था, हरा। लोहा का क्या था, लोहा चमकीला था। कॉपर सल्फेट क्या था, देखो यहाँ नीला था, सॉरी नीला था, हरा लिख दिए, नीला कलर का था ये। जब अभिक्रिया हुआ तो FeSO4 बना, ये नया जो विलयन बना इसका रंग क्या हो गया, हरा बन गया। ठीक, और जो जंग था वो लोहा में जंग लग गया जिसके कारण ये हरा हो गया। तो समझ में कि रंग देखो पहले कैसे था, नीला, नीला से कैसा हो गया, हरा। यही तो है रंग में परिवर्तन, यही था। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो नीला विलयन जो है हरा बन जाता है और FeSO4 बनता है, कॉपर भी बनता है। समझ में आ गया। हाँ, दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट और नींबू के रस की अभिक्रिया। जब पोटेशियम परमैंगनेट देखो कैसा कलर का है, पर्पल कलर का है, कैसा है, पर्पल कलर का है। इसमें क्या है, नींबू का रस, नींबू अपने निकाल लिए हैं तो निकाल कर ट्यूब में रख लिए, दिखाते हैं पूरा बड़ा करके। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, एक कांच का ट्यूब है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए हैं, उसमें अलग से नींबू का रस निकाल लिए हैं। नींबू का रस को जब इसमें हम डालते हैं, ट्यूब में डालते हैं, तो देखो क्या होता है, धीरे धीरे जो रंग है पर्पल कलर का, जो बैगनी रंग का था, वो धीरे धीरे फीका होने लगा। फीका होते 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 यहाँ जाके देखो, अब लग रहा है इसमें कोई रंग मिला हुआ था, पूरा एकदम साफ कैसा हो गया, पूरा व्हाइट कलर का हो गया, पानी एकदम जैसा हो गया। क्या हुआ, रंग का क्या हुआ, रंग उड़ गया। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कपड़ा वपड़ा अपना गंदा हो जाता है, रंग पड़ जाता है, स्याही, तो स्याही ब्लू रहता है, उसको हटाने के लिए भी नींबू का यूज करते हैं। नींबू यदि रगड़ोगे ना वहाँ धीरे धीरे रंग को जल्दी उड़ा देता है। क्या करता है नींबू, वहाँ पे कलर को उड़ाता है। यहाँ पे भी यही हुआ, नींबू जो है, नींबू का रस जो है, नींबू का रस मिलाने से उसका जो विलयन का कलर था वो कलर उड़ गया। हाँ, तो इसका इक्वेशन लिख देता हूँ मैं तो इसे रहने दे, इतना लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। जब बैंगनी रंग के यदि पूछा जाएगा तो इसे भी लिख सकते हैं। जब बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में नींबू का रस मिलाया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो इसका भी दो एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। अब है ताप में परिवर्तन, ये बहुत अच्छा है। ताप में परिवर्तन, ताप दो प्रकार का होता है, टेम्परेचर जो होता है, अभिक्रिया जो है, ताप में परिवर्तन अभिक्रिया, अभिक्रिया इसमें दो प्रकार का होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। तापमान में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, यानी तापमान में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा निकल रहा है, ऊष्मा जब निकलता है तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, ऊष्मा क्षेपित हो रहा है। ऊष्मा शोषित, शोषित पानी सोख लेता है, ऊष्मा शोषित यानी कि ऊष्मा को वह सोख लिया जिससे कारण ठंडा हो गया, ऊष्मा यानी हीट कम हो गया, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा शोषित और ऊष्मा क्षेपी। तो पढ़ेंगे तापमान के, देखो ऐसे सिंपल इतना नहीं लिखना होता, जब एग्जाम में सिंपल आएगा 2 नंबर में तो इतने नहीं लिखना है, तापमान में परिवर्तन हो गया, खत्म कहानी। यदि हम डिटेल लिखा रहे हैं, अपने से पढ़ा रहे ताकि और अच्छा नॉलेज आए, यदि पूछ ले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है तो कहाँ पढ़ेंगे, इसको ताप पढ़ रहे हैं उसी के साथ इसको भी पढ़ लेंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है जिससे विलयन का तापमान बढ़ जाता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया समझ आया कि वैसा विलयन, वैसा रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा।
और उष्मा शोषी रहे, शोषी मतलब याद करना सोखना, शोषित क्या रहे सोखना, यदि उष्मा का यदि सोख रहा है यानी सोखे तो क्या होगा कम हो जाएगा कोई चीज, जैसे पानी है उसमें फोम तुम डाल दो, ये ना फॉर्म रहता है फोमा, फोमा उसमें डाल दो क्या पानी को सोख लेता है, तो पानी बढ़ता है कि घटता है, घट जाता है पानी, तो वही है उष्मा शोषी को रखना है, सोखने से पानी सोख लेगा तो क्या होगा पानी घट जाएगा। तो याद रखना टेम्परेचर यानी तापमान जो है यदि बढ़ गया तो उष्मा क्षेपी जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उष्मा सोख लिया तो इंडोथर्मिक रिएक्शन। इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा को अवशोषित होती है जिससे विलयन का तापमान घट जाता है। कि उदाहरण के लिए बिना बूझे पानी, अच्छा इसको रिएक्शन करके दिखाएंगे, बिना बूझे पानी यानी CaO को क्विक लाइम में पानी मिलाना, इसको पहले दिखाते हैं, इसको पिक्चर को दिखाते हैं आपको तो समझ में आएगा अच्छा से। तो एक वीडियो छोटा सा है, देखना कि क्या होता है, उष्मा तुमको बताना उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है, देखो तो देखे क्या हुआ, पता चला क्या हुआ, जब हम इसमें पानी डालते हैं कैसे को भाप निकलता है, ये क्या है चूना है, घर में अपना जो चूना पोतते हैं घर में पेंट करने के लिए वो चूना है, जब चूना में हम ऊपर से पानी डालते हैं, देखो पानी डाल रहे पानी जब डालते हैं तो क्या हो जाता है ये टेम्परेचर इससे बढ़ रहा है घट रहा है, भाप निकल रहा है, टेम्परेचर क्या होता है बढ़ जाता है, ताप क्या है बढ़ जाता है, इसीलिए इससे पता चल सकता है ये कौन सी विक्रिया है, उष्मा शोषी या क्षेपी, उष्मा क्षेपी, उष्मा एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा इससे निकल रहा है। हाँ जो मैंने अभी वीडियो दिखाया छोटा सा, उसमें क्या बता रहा था कि उसमें हम चूना में पानी डालते हैं तो उष्मा क्या है निकलता है, ऊपर भाप निकलने लगा था, इसीलिए उदाहरण है उष्मा क्षेपी का उदाहरण क्या है बिना बूझे चूना जिसका फॉर्मूला है CaO, जिसको क्विक लाइम भी पढ़ते हैं पानी में मिलाना, ये क्या है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। या सांस लेना जिससे क्या है सांस छोड़ना, तुम ऐसे नाक से सांस छोड़ो तो देखो क्या होता है तब बताना है, गर्म लगता है, नाक से सांस छोड़ो और हाथ में रखना, जो गर्म लगता है उसमें अंदर से गर्म हवा आता है, हम लेते हैं ठंडा हवा मगर छोटे क्या है उसमें गर्म हवा, क्या इससे क्या मतलब चला पता चला जब सांस लेते हैं तो वो भी क्या है उष्मा क्षेपीय विक्रिया यानी रेस्पिरेशन, शोषण जो है शोषण क्या है उष्मा क्षेपीय विक्रिया। ईंधन का जलना, कोई चीज हम जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, CNG गैस जो अपना मिलता है, पेट्रोलियम गैस जो है ये सब जलाते हैं, इससे क्या होता है इससे भी उष्मा निकलता है। हाँ तो एक चीज है जो कि याद करने वाला है कि CaO और CaOH में क्या अंतर है, ठीक है CaO इसको बोलते हैं बिना बूझा चूना, जैसे क्विक लाइम, जब इसमें हम पानी मिला रहे थे, पानी मिला के घोर दिए इसे, जब पानी मिला के घोड़ा जाता है यानी कि गीला हो जाता है, इसमें क्या मिल जाता है कैल्शियम, Ca कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जल मिलाते हैं हाइड्रोजन मिलाते हैं, तो CaOH इसको बोलते हैं बूझा चूना, इसको बोलते हैं बिना बूझा, क्या है कि इसमें बूझने का जरूरत नहीं है, पानी नहीं है, पानी दिए क्या बुझ गया, समझिए बुझ गया, पानी दिए तो बुझ गया, इसलिए इसमें हाइड्रोजन लगा रहता है, बहुत कंफ्यूज करता है, एग्जाम पूछेगा कि बिना बूझा चूना का सूत्र क्या है CaO, क्विक लाइम का सूत्र क्या है CaO, CaOH का क्या है बूझा चूना इसको बोलते हैं, जिसको पेंटवा करते हैं ना अपना दीवार में, ये जो है देखो उधर का डबल्टियम जो है घोर के पेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना। ये क्या पता चला उष्मा क्षेपीय विक्रिया का उदाहरण में क्या क्या पता बिना बूझा चूना, शोषण, ईंधन का जलना, चूने का पानी ये सब। उष्मा शोषीय विक्रिया, उष्मा शोषी में देखो क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होगा उष्मा को सोख लेगा, उष्मा क्या होगा सोख लेगा, हीट क्या है कम जाएगा, इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती है जिससे विलयन का तापमान घट जाता है। तो ऐसा पता चले भाई कौन कौन, ये देखो ये सब केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ने का है मगर यहाँ हम दे रहे हैं ताकि दिमाग में सेट हो गया, अच्छा ये सब चीज है रिलेट होता है, जरूरी नहीं पेड़ पौधा में तो केमिस्ट्री चीज, उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज होते रहता है रिएक्शन होते रहता है। इसे प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या है उष्मा को वह लेता है, सूर्य का प्रकाश को पेड़ पौधा लेता है जिससे क्या हुआ खाना बनाता है। पौधा क्या करता है सूर्य का प्रकाश देता है या लेता है, क्या करता है देता है, गलत, पौधा जो है सूर्य का प्रकाश लेता है, पौधा क्या सूर्य का प्रकाश लेता है नहीं ग्रहण करता है, ये क्या होगा उष्मा शोषी। बर्फ का पिघलना, जब बर्फ कोई चीज पिघलता है, जैसे बर्फ को हाथ में रखो, हाथ देखो ठंडा हो जाएगा,
घर में जाके देखना, बर्फ हाथ में रखना, बर्फ क्या धीरे ठंडा हो जाएगा, मतलब हाथ क्या ठंडा लगने लगता है। क्या करता है, शरीर के अंदर जो गर्मी रहता है गुप्त उष्मा, वो क्या है धीरे धीरे बर्फ क्या है सोख लेता है, अपने अंदर लेने लगता है, जिसके कारण हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है, हाथ का टेम्परेचर कम होने, जिससे हमको ठंडा लगने लगता है। ठीक है, ये आगे हम बताएंगे डिटेल में कि होता कैसे, ठंडा क्यों लगता है, बर्फ लेने में ठंडा क्यों लगता है। क्या करता है, गुप्त उष्मा। ऐसे ये इसका एग्जांपल फिर आता है, बर्फ गर्मी का दिन आया, घड़ा में पानी रखते हैं तो क्या है, घड़ा का पानी ठंडा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसे पोर उसका छेद होता है, उसे पानी निकलता है गुप्त उष्मा के कारण। ये 9th क्लास में से पढ़ना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस H2O, ये सब बनते हैं। अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर, इसलिए क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि उष्मा छोपी, उष्मा शोष्य अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती है। समझाने का हम बोलो तो बहुत समझा देंगे, बहुत डिटेल में, वो उतना बोर्ड एग्जाम की जरूरत नहीं है, तो साइंस तो है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, इतना है, इसलिए हम जितना समझाते यार काफी है, तो समझा जाते रहे, लिखा कम रहे हैं हम, क्यों, तो उतना लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा रिवीजन भी करने में हो जाएगा, बोझ लगने लगेगा। तो उष्मा शोषी क्या है, इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित होती है, जिससे विलयन का टेम्परेचर यानी तापमान घट जाता है। इसका एग्जांपल कौन सा, उदाहरण कौन सा, प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, अमोनियम क्लोराइड में बेरियम सल्फेट। देखो ये दिखाते हैं, अमोनियम क्लोराइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो टेम्परेचर ध्यान देना कितना, 22.5। जब मिलाते हैं देखो, मिलाना ड्रॉप से मिलाना, बूंद बूंद से ड्रॉपर से मिलाते हैं, अभिक्रिया तापमान देखो अब कितना टेम्परेचर है, यहाँ 22 है, यहाँ कितना हुआ 25 डिग्री। फिर कुछ देर रुका, देखो कितना ट्यूब जो है ठंडा से जमने लगा है, तो टेम्परेचर कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। और कुछ देर रुकते हैं तब टेम्परेचर देखो कितना आ जाता है, -3.5 डिग्री, यानी था कितना 22, कितना हो गया -3.5। देखो कितना बर्फ जैसा जम गया है ना, पूरा ट्यूब से भाप जैसा निकल रहा है, ये क्या है, पूरा पानी को जमा दिया, जैसे ना जमने लगा, बर्फ जैसे जम गया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें उष्मा की जरूरत था, ये रिएक्शन के लिए उष्मा की जरूरत था, उष्मा लिया, उष्मा लेने से क्या होगा, पदार्थ ठंडा हो जाएगा। उष्मा शोषी क्रिया, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये क्या होता है कि अभिक्रिया, अभिकारक की भौतिकी अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, अवस्था कितने हैं, अवस्था में परिवर्तन पढ़ने से पहले देखेंगे अवस्था कितने, 9th में अवस्था पढ़े थे 5, कितने पढ़े थे 3 या 5, कितने पढ़े थे 3 या 5, बताओ कमेंट करके कि अवस्था कितने अवस्था होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 9th में चैप्टर है, पहला चैप्टर पदार्थ कितनी अवस्था है 3 या 5, कुछ लोग 3 पढ़ेंगे, कोई लोग 5 बोलेंगे, इसलिए पढ़ते हैं मेन रूप से 3 रहता है, मगर पढ़ते 5 होते हैं, मगर अपना आसपास में देखते हैं 3 को, तो ठोस, द्रव, गैस तो सभी देखते हैं, ठीक। एक होता है प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कौन सा हुआ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कितना हुआ 5 प्रकार के, मगर मोस्टली हम कहाँ पढ़ते हैं 3 पढ़ते हैं यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस। अभिकारक की भौतिकी अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस उत्पाद की भौतिक अवस्था में भिन्न होती है, जैसे मोमबत्ती का जलना, कौन कौन मोमबत्ती का जलते हुए देखा है, ये हो गया, ना ऐसे नहीं होता, ये लो हो गया, ठीक। इसी मोमबत्ती देखो धीरे धीरे जमते रहता है, टेढ़ते रहता है, देखा है मोमबत्ती पिघलते हुए, इसे मोमबत्ती बन गया है। तो क्या करते हैं, जब मोमबत्ती रखते हैं उसमें आग लगाते हैं तो उसमें उष्मा देते हैं, धीरे पिघलने लगता है, था मोमबत्ती दाब के देखो नहीं दबेगा, ठोस रहता है, मगर उसको आग लगाने के बाद धीरे धीरे क्या है पिघल करके पानी सा हो जाता है, तो क्या हुआ ठोस से द्रव बन गया। वही एग्जाम्पल यहाँ चित्र दिया गया है कि मोम क्या होता है, बर्फ क्या होती है, मोम यानी कि अगरबत्ती, सुनिए क्या बोलते हैं इसको, मोमबत्ती। मोम क्या है, मोमबत्ती को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड यानी पानी जैसा हो जाता है, और गर्म करते हैं क्या हो जाता है, वेपर, वाष्प टाइप का ऊपर आ जाता है। फिर ये वाष्प जो है इसको हम ढक दिए, इसको छान के रखते हैं, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या है, मोमबत्ती फिर ठोस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये अवस्था परिवर्तन ही हुआ ना, बर्फ है, बर्फ रहता है ठंडा, ठोस रहता है, उसको पानी कर गर्म करते हैं, हीट देते हैं, क्या होता है पानी जैसा बन जाता है, द्रव बन गया, फिर इसको और पानी देते हैं तो भाप बन जाता है, उड़ने लगता है, वो क्या हो गया
गैस बन गई। फिर गैस को हम ठंडा करते हैं तो पानी बन जाएगा, पानी को फिर फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। ये जो 5 विशेषता मैंने बताया, तो विशेषता हो गया जी कंप्लीट। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, विशेषता में क्या पढ़े थे, पहला गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का बनना, दो एग्जाम्पल सबका लिख दिए हैं। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन का 2 एग्जाम्पल। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन के आधार पर 2 अभिक्रिया को बांटा 2 प्रकार के, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा चाहते तो यहाँ इसको अलग लिख सकते थे, अलग फिलहाल क्यों, जब यहाँ लिख ही रहे सिस्टमेटिक लिख देते हैं इसको। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव गैस, ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब है रासायनिक समीकरण को मुख्य नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। आज क्या पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, फिर लिखते रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, ठीक है। हम यहाँ ध्यान देना, इतना चीज हम लिखा रहे थे, हम क्या क्या यूज कर रहे थे, जैसे लिखा है H2 प्लस O2 माइनस बराबर जल, हम इसको ऐसे नहीं लिखा देते कि H2 माइनस O2 गुना H2O, या ऐसे ऊपर, ऐसे भी तो लिखा देते, ऐसे भी लिखा जा सकता था, कुछ हो सकता है, यहाँ भागा दे देते, ऐसे भी लिख देते, मगर नहीं, वह जो है रासायनिक समीकरण लिखने का एक नियम होता है, पैटर्न है कि ऐसे लिखा जाएगा। इसीलिए हम जब भी लिखा है शुरू में ऐसे, शुरू में बताया कि नियम है, क्यों लगता है वो क्या नियम हो गया, इसीलिए धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ते जाएगा और समझ में आते जाएगा। मैंने को इसमें देखो क्या है, ऑक्सीजन क्या है इसमें 2 गो, ऑक्सीजन क्या है इसमें 1 गो, ये संतुलित है, ये संतुलित भी नहीं है। इसीलिए जब संतुलित चैप्टर आएगा, संतुलित कैसे करते हैं, तब हम संतुलित के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हो गया नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, अभी समझाते हैं कैसे लिखते हैं। तो बहुत आसान है, जो पहले लिखाए थे ये एग्जांपल लेते हैं इसी को, ठीक है। हम क्या बताए थे, तीर के इधर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। इतना समझाएंगे तुमको याद होना चाहिए, तो याद जानबे करते हैं, अभिकारक। इसको तीर, तीर क्या बताता है कि अभिक्रिया की दिशा इस तरफ है, तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, उत्पाद। इतना तो याद होगा। जब 2 चीज को अभिक्रिया कराते हैं तो उसके बीच में क्या चीज का चिन्ह देते हैं, जोर का चिन्ह देते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। तीर का निशान आगे है तो यह क्या बताता है, अभिक्रिया आगे की दिशा में हो रही है। यदि ठोस रहता है तो गैस, देखो गैस रहता था तो क्या लिखते थे, ऐसे, गैस रहता था तीर ऊपर देते थे, से गैस है जी, ऐसे लिखते हैं। सॉलिड को ऐसे, ठोस को ऐसे लिखते हैं, समझाते हैं यहीं पे। रासायनिक समीकरण लिखने का मुख्य नियम, यदि बोलोगे ना कि नहीं सर लिखा हुआ आ जाता है सब, लिखिए, तो उसमें क्या होगा, टाइम, यदि इसी को लिखना चाहे हम खुद लिखें कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं जो समझाने वाली चीजें होती है उसको मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ। अदरवाइज जो लिखने वाली चीजें हैं, उतना समझने वाली चीज नहीं, तो मैं पहले से लिख के लाया, ताकि कम टाइम में मैं केवल एक ही पढ़ाऊंगा, मैं एक ही टीचर हूँ, अभी तो फिलहाल एक ही स्टडी अकेडमी में मैं ही पढ़ाता हूँ। तो सोचेंगे यदि सब चीज़ लिख के लाया जाए, मतलब लिखाया जाए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, टाइम पे खत्म नहीं हो पाएगा। एक ड्यूटी मेरा रहता है, अलग ही ड्यूटी भी जाना होता है, इसीलिए मैं जो लिख के लाऊँ समझाऊंगा बढ़िया से, कि समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्या, अभिकारक को बाईं ओर समझाए थे, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ये समझ में आ गया था कि जो तीर है, तीर के इधर क्या है, बाईं बोलते हैं, अभिकारक बाईं ओर, उत्पाद दाईं ओर। पहला वाला समझ में आ गया। अभिकारक उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान द्वारा अलग किया जाता है। तीर अभिक्रिया की दिशा बताता है, ये बता दिए कि जब लिखते हैं अभिकारक और उत्पाद, दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगा रहता है। देखते जाओ, तीर का निशान लगा हुआ, अभिकारक देखो यहाँ, उत्पाद, दोनों के बीच में तीर का निशान। तीर का निशान क्या बता रहा है, अभिक्रिया की दिशा। देखो यही लिख दिए, दिशा को दर्शाता है। जब एक से अधिक अभिकारक आपस में उत्पाद होते हैं तो उनके सूत्रों के बीच में धन चिन्ह यानी जोर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ 2 से, इसको देखते हैं, इसको इधर खिसकाते हैं थोड़ा सा, ये समझो कि जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, दोनों को अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये अभिकारक। दोनों मिलने के बाद इधर बना तो क्या बना, उत्पाद। दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगा, कितना, इतना समझ में आ गया।
कि जब दो चीज को जोड़ते हैं तो उसके बीच में प्लस का निशान देते हैं, ना कि माइनस का। यदि यहाँ हम माइनस का देंगे जोड़ का, ठीक है, माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिंक क्या है, अच्छा आगे देखते हैं क्या, यहाँ तो समझो प्लस प्लस। रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, यानी परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। अब क्या है, पहले अगला क्लास में पढ़ेंगे संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, तभी सबको अच्छा समझ में आएगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि इधर जिंक एक है तो जिंक इधर भी एक होना चाहिए। देखो ये वो है, हाइड्रोजन दो गो है, हाइड्रोजन भी इधर दो गो होना चाहिए, संतुलित है। और 5वां नंबर में ठोस को S से दर्शाते हैं, जलीय विलयन को AQ से दर्शाते हैं, गैस को G से लिखते हैं। जैसे S का लिख दिए, इसका मतलब जिंक क्या है, ठोस है। H2SO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस यानी कि लिक्विड है, द्रव है, तरल है, पानी जैसा चीज है। जिंक सल्फेट भी पानी जैसा है। H2 क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसलिए S फॉर सॉलिड, ठोस। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जलीय विलयन है यानी पानी जैसा है। जिंक सल्फेट भी पानी जैसा है। H2 क्या है, गैस है। ठीक, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, इसको कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसा क्लास के, ये क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना है। और एक चीज गुजारिश है कि तुम सब देखते हो क्लास मगर कमेंट नहीं करते हो कि सर बढ़िया लगा, अच्छा लगा, कि कैसा। और दोस्त को शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, अंदर लगे हाँ जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे देख रहे हैं, नहीं तो लगेगा यार खुद पढ़ा रहे हैं कोई देखता ही नहीं है। आपको देखो कोई, आपको जो है ऐसा कंटेंट बहुत नहीं मिलेगा तुमको, पूरा शुरू से अंत तक बढ़िया से सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाते हुए एकदम नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे तुम सर्च करो तो पूरे एक नहीं एक चैप्टर पढ़ाएंगे, हम पूरे चैप्टर ही पढ़ाएंगे। इसीलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और दोस्तों को बीच में शेयर करना है और बताना है कि दीपक सर हैं जो बीपीएससी टीचर हैं, वो क्लास पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, स्टडी अकेडमी उनका चैनल है, उस पर आके देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब क्रैश कोर्स आएगा तो मैं एक सजेशन दूंगा, सब क्लास नोट्स दूंगा जिसमें कि बोर्ड एग्जाम में एक एक लाइन आ जाएगा। जिसे अभी मैंने दिया था, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था मैंने, सभी बच्चों को दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जिसमें क्या है एक एक लाइन आ गया था। इसलिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, यदि टेंशन ले तो टेंशन एकदम नहीं है, टेंशन लेने नहीं, नोट्स देंगे ना एकदम 1-2 लाइन एकदम आ जाएगा। 95 तो 91, 92, 93 बच्चे लाए हैं, 96 तक लाए हैं। इसीलिए तुम सब भी लाओगे आराम से, टेंशन है और क्या, वीडियो कंटिन्यू देखते रहना है। ठीक है, और एक नंबर है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इसमें जुड़ना है, मैसेज करना है सर हमको, सर ऐड कर लीजिए 88 51 02 86 16। इसमें बोलना है कि सर अपना क्लास नाम देना, अपना नाम बताना है, क्लास बताना है और बोलना है कि सर हमको क्लास में जोड़ लीजिए, जिसमें पीडीएफ सब आते रहेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर। देखो स्कूल से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए तो आपको कॉल करके, ज़्यादा हमेशा कॉल नहीं करना है, कम मतलब मैसेज यदि नहीं रिसीव किए मैसेज कर देना है, हमको ये जरूरत है तो आपको पूरा हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है।